बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम NTS MDCAT 2012 पास पेपर का फिजिक्स पोर्शन हल करेंगे जिसके टोटल MCQs 30 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले एक दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पास पेपर 2012 के पास पेपर का इंग्लिश पोर्शन हल किया था। आज हम उसी पास पेपर का फिजिक्स पोर्शन हल कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द ओहम्स लॉ रिलेट्स डैश इन डैश। ओहम्स लॉ किस चीज का रिलेशन बताता है? आपने पढ़ा होगा। ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले देखेंगे करंट कहाँ मौजूद है, करंट कौन से ऑप्शन में मौजूद है। तो पहले वाले में चार्ज टाइम ये भी नहीं होगा, एनर्जी चार्ज वोल्टेज करंट। अच्छा ये हो गया करंट। तो इसमें करंट भी बोल रहा है और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के आपको पता है। तो इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a centimeter of wire is moved at right angles across a uniform magnetic field with a speed of 2 miles per second. If the flux density is 5 teslas, what is the magnitude of the induced EMF? वैसे तो इस सवाल को कैंसिल किया गया था NTS की तरफ से क्योंकि ये सवाल गलत दिया गया है। इसमें जो फार्मूला असल में लगता है वो है F इजिकल टू क्यू वी बी। मतलब फोर्स बराबर होता है चार्ज, वेलोसिटी और के टेस्लास के जो फ्लक्स डेंसिटी है इसकी। ठीक है, तो इसको अगर हम ठीक करके अगर सॉल्व करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में करेंगे। अभी 3 सेंटीमीटर को 3 मीटर में करने के लिए हमें इसको 3 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 0.03। तो 0.03 के जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आंसर आता है 0.3। तो आंसर इसका 0.3 आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो सकता था अगर ये सवाल उन्होंने गलत ना दिया होता। और इधर दूसरी गलती उन्होंने ये की थी, इधर माइल्स पर सेकंड दिया था, उन्होंने मीटर पर सेकंड में जो है उसको करना था। उसके बाद हमारे पास 13th क्वेश्चन है When a transformer is connected to 120 volt AC current, it supplies 3000 volts to a device. The current through the secondary winding then is 0.06 amperes and the current through the primary is 2 amperes. The number of turns in the primary winding is 400. The number of turns in the secondary winding is। तो इसमें हमारे पास वोल्टेज दिए हैं दो। एक इसमें 120 वोल्टेज दिया हुआ है और दूसरा वोल्टेज 3000। उसके बाद इसने प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी वाइंडिंग में है उसमें 400 बताया और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो जितने टर्न्स है वो हमने फाइंड करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल है तो उसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। तो यही सेम है। इसको सबसे पहले डेटा लिखेंगे इसकी। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग अभी एन पी हम उसको शो कर रहे हैं, मतलब एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, पी फॉर प्राइमरी। तो प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स थे 400 थे, ये हमने 400 लिखा हुआ है। उसके बाद वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, अभी वोल्टेज जो पहला प्राइमरी वाइंडिंग में उसने बताया था वो 120 वोल्ट है। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया। वीपी इसको शो कर रहा है। वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके बाद दूसरा वोल्टेज जिसने दिया था 3000 वोल्ट्स टू डिवाइस। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हम वी एस से शो करते हैं, वी फॉर वोल्टेज, एस फॉर सेकेंडरी। और लास्ट में जो हमने फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे पास कितने टर्न्स होंगे। इसके लिए सिंपली हमारे बुक में फॉर्मूला है कि एन पी अपॉन Vp is equal to Ns upon Vs, मतलब number of primary terms divided by voltage of primary winding is equal to number of secondary winding, number of turns in secondary winding divided by voltage in the secondary winding। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि वोल्टेज हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो Ns हमने फाइंड करना है। तो Ns के नीचे Vs है, Vs को हम उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ns हमने साइड पे रखा हुआ है और इसको हमने Vs को उधर लेके गए तो ये इधर आ गया और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। Vp जो है उसमें हमने सेम रखा हुआ है। तो इसके अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। Np का वैल्यू 400 है, हमने लिख लिया। Vs का वैल्यू जो है 3000 है, वो भी लिख लिया। और Vp का वैल्यू है 120। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनली हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 10,000। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स होते हैं इसके मुताबिक, तो वो होंगे 10,000 टर्न्स। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। तो उसका आंसर ई सही निकला था। ई इज इक्वल टू 10,000 टर्न्स। ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारे पास द एम मीटर इज यूज्ड टू मेजर। अभी एम मीटर
किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एम मीटर जो है वो करंट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर, दूसरा एम मीटर। दोनों में क्या फर्क होता है कि गैल्वेनोमीटर में हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स जो है मालूम करते हैं, जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है। एम मीटर में हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इसमें मेजर करते हैं एम मीटर में, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ए, करंट। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। गैल्वेनोमीटर जो है वो किस चीज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो मैग्नेटिक टॉर्क के प्रिंसिपल पर काम करता है। आपने इसका स्ट्रक्चर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जिसमें हमने एक यू शेप जो है वो मैग्नेट लिया होता है, उसमें एक नीडल लाइक होती है और जो कि टॉर्क पैदा करती है, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। उसके बाद आपने पूरा पढ़ा होगा, तो प्रिसाइजली इसका आंसर जो है वो मैग्नेटिक टॉर्क होगा, यानी ए। कमिंग टू द 16th क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर रिक्वायर्स। ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए कौन सी चीज रिक्वायर होती है। दैट द इमिटर बी हीटेड, इमिटर को हीट करना चाहिए। दैट द बेस बी हीटेड, बेस भी हीटेड होना चाहिए। कलेक्टर या फिर हीटेड होना चाहिए, या फिर कलेक्टर बी इनक्लोज्ड इन वैक्यूम, कलेक्टर को वैक्यूम में बंद रखना चाहिए, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ई, इसमें से कोई भी इस पे इसके ऑपरेशन में काम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द कन्वर्जन ऑफ फोटोन इनटू इलेक्ट्रोपॉजिट्रॉन पेयर इज कॉल्ड। फोटोन को जब हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, तो उसको हम क्या करते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है पेयर प्रोडक्शन थ्योरी की। आपने पढ़ा होगा पेयर प्रोडक्शन थ्योरी में कैसे कि फोटोन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। तो इसका सही आंसर सी होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में बोर्स मॉडल जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम पे जिसने मॉडल दिया था, उसमें कौन सी मतलब ये पॉइंट्स बता रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स द सेम ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो तब तक सेम होगी जब तक वो उस ऑर्बिट में रहता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं, और दूसरी पॉइंट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज इट जंप्स टू द अदर ऑर्बिट। तो ये पूछ रहा है कि ये बता है कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो तब भी सेम रहेगी जब वो एक शेल से दूसरे शेल तक, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जंप करके जाएगा। तो ये जो है ये गलत है, नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में होता है, नीचे वाले शेल में होता है, इसको जब उसको एनर्जी मिलती है, थोड़ी भी एनर्जी मिलती है, तो वो जंप करके दूसरे उसमें जाता है। तो एनर्जी मिलती है मतलब एनर्जी बढ़ती है, सेम नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, तो बढ़ती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन चेंजिंग एज लॉन्ग एज रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। ये भी गलत हो गया। ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जिस भी मतलब ऑर्बिट में है, वो उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी चेंज होती रहती है। नहीं, हर ऑर्बिट की एक कांस्टेंट एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती, सेम होती है। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 ठीक था, आई वाला जो था, ऑप्शन 1 ठीक था। तो इसके हिसाब से सिर्फ आई ओनली, यानी ए वाला जवाब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड। वो एलिमेंट्स जिसके एटम्स मतलब वो एटम जिसके एलिमेंट्स सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके मासेस डिफरेंट हो। तो ये भी सिंपल डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। हर एलिमेंट का आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन के हैं, तो इनके आइसोटोप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूट्रॉन्स पेनिट्रेट मैटर रेडिली चीपली बिकॉज दे। न्यूट्रॉन्स जो है वो मैटर को, किसी भी चीज को पेनिट्रेट करते हैं, क्यों, किस वजह से। बिकॉज दे ऑक्यूपाई नो मोर देन 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वॉल्यूम के हिसाब से 1/10 ये ऑक्यूपाई करते हैं, क्या ये रीजन है। या फिर ऑक्यूपाई नो मोर देन 1/10 ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इससे कम ऑक्यूपाई करते हैं। हैव अ स्मॉलर मास देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन से कम है, इस वजह से वो पेनिट्रेट ज्यादा करते हैं। या फिर दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, या फिर वो न्यूट्रल हैं। दे आर नीडल लाइक इन शेप, या फिर उनका शेप नीडल लाइक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन रेडिली पेनिट्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो
न्यूट्रल है, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, वो न्यूट्रल है। और आपको पता है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होती है, न्यूट्रल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसी वजह से वो ज्यादा मैटर को पेनिट्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आर। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? अभी आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ, यानी तीनों लेंथ के यूनिट के, मतलब एल एल एल। अभी एल 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 को मल्टीप्लाई करेंगे एल क्यूब होगा, एल क्यूब, मतलब ऑप्शन सी तो सही होगा, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नोन एज। वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, है ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, पोजीशन वेक्टर वो होते हैं जो किसी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, नल वेक्टर जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं, फ्री वेक्टर जो कि हर जगह डिस्प्लेस हो सकता है, पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर भी आपने पढ़ा है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने फाइंड करने होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ A is parallel to B, A जो है वो B के पैरेलल है, देन A डॉट B इज इक्वल टू, अभी A जो है वो B के पैरेलल है तो A डॉट B क्या होगा? तो ये A डॉट B पूछ रहा, मतलब ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का बोल रहा है। आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये पैरेलल बोल रहा है। तो पैरेलल का मतलब उसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0 डिग्री। तो A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, तो कॉस 0 का आपको पता है वैल्यू होता है 1, तो 1 जो मल्टीप्लाई करेगा A डॉट बी से तो आंसर ए बी ही आएगा, सिर्फ ए बी। तो इसका सही आंसर बी, यानी सिर्फ ए बी ही होगा। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, मोमेंटम इज डिफाइंड एज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमने पढ़ा है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आपने पढ़ा है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फार्मूला में आपको याद होगा कि P इज इक्वल टू एम वी, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी। तो सी इज द राइट आंसर of question number 24. Coming to the question number 25, sliding friction is slightly dash than limiting friction. Sliding friction slightly क्या है limiting friction से? मोर देन है, लेस देन है, या फिर इक्वल है? इक्वल तो नहीं है, तो इसका सही आंसर सिर्फ वो लेस देन है, सिर्फ लेस देन है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम है। तो इसका लेस देन मतलब आंसर 2 डबल 2 मतलब आया है ओनली, तो ये ऑप्शन बी है, वो उसका सही आंसर है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल फॉर्म में इसमें भेजते हैं और वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब 26 का ए सही होगा। Coming to 27, the vertical component of acceleration of a projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है? इज लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम होता है, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बराबर होता है, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा होता है, या इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कोई भी वास्ता नहीं है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, कि जो वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, उसका मतलब कोई भी असर नहीं होता, वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, टॉर्क डिपेंड्स ऑन। टॉर्क डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले है फोर्स एंड स्पीड, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो टॉर्क किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पर ये टॉर्क का फार्मूला समझकर टिक करके आते हैं, मतलब टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे ऑप्शन ई ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर हमारे पास पूछ रहा है कि किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए आप डोर का एग्जाम्पल ले लें, तो जब फोर्स लगेगा तो ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो मतलब फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जो जिस ऑप्शन में फोर्स होगा तो वो ऑप्शन पहले हमारे पास दिमाग में आएगा, ठीक है। उसके बाद किस चीज पे डिपेंड करता है? वो है मोमेंट आर्म पे। मोमेंट आर्म मतलब जहां से डोर अटैच है उस जगह से जितनी दूर जगह पे आप हैंडल लगवाएंगे दरवाजा खोलने के लिए, उतनी जगह से आपका फोर्स कम लगेगा। तो जितना आप एक्सेस से करीब लाते जाएंगे उस हैंडल को,
तो वो ही उधर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। इस वजह से हमारे पास जो है वो हमारे घर में या फिर हर जगह पे जो डोर के हैंडल होते हैं वो उससे अपोजिट साइड पे लगते हैं जहाँ से वो अटैच है डोर। ठीक है, तो जितना आप उसको अटैच वाली जगह पे से करीब लेते जाएंगे उस दरवाजे को खोलने में और ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स इन मोमेंट आर्म यानी बी ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29, जंपिंग ऑफ पैरा ट्रूप्स फ्रॉम हेलीकॉप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इक्विलिब्रियम। हेलीकॉप्टर से जब पैराशूटर्स जंप करते हैं तो ये किस चीज की, किस इक्विलिब्रियम की, किस टाइप का एग्जांपल हो गया? तो ये इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। क्योंकि जब वो ऊपर से आ रहा होता है तो एक तो वेट, उसका जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ये फोर्स लगता है और दूसरा एयर रेजिस्टेंस जो कि उसको बैलेंस कर रही होती है। तो ये जो दोनों बैलेंस हो जाए इक्विलिब्रियम बन जाता है, लेकिन फिर भी मोशन तो हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है ना, इस वजह हम उसको डायनामिक कहते हैं। अगर बॉडी रेस्ट पे होती, रेस्ट पे मतलब जैसे एक टेबल पे कोई बुक पड़ा हुआ हो, तो बुक पड़ा होता है तो नीचे फोर्स लगता है और टेबल का अप थ्रस्ट जो फोर्स ऊपर लगता है तो ये इसको बैलेंस कर लेता है। तो इसको हम स्टैटिक कह सकते हैं। स्टैटिक का मतलब बॉडी एट रेस्ट, और डायनामिक में हम बॉडी इन मोशन में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज, ये तो बिल्कुल याद करने वाले पॉइंट है कि एवरेज डेंसिटी अर्थ की क्या है, और वो है हमारे पास सी, यानी 5.5 इंटू 10 पावर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 31, वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू डैश जाउल। एक बीटीयू कितने जाउल्स के बराबर है? ये भी याद करने वाला पॉइंट है। एक बीटीयू जो है वो है 1055 जाउल्स के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है उसमें क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? तो फॉसिल फ्यूल्स में एटम्स आते हैं, सन, वाटर, कोल, गैस, क्रूड ऑयल या फिर विंड। फॉसिल फ्यूल सबसे पहले वो चीजें होती हैं जो कि हमें जमीन से मिलती हैं और वो एज अ फ्यूल तौर काम आती है। तो फ्यूल तौर तो एक कोयला काम आता है, कोल यानी कोयला भी काम आता है, और गैस जो है सीएनजी हमारे पास, ये भी फॉसिल फ्यूल है, और क्रूड ऑयल जिसे हम पेट्रोल कहते हैं ये भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 33. Newton's ring may be observed if you place a curved glass surface on a flat glass surface. A thin film of air is wedged between the glass surface. Looking down, one can see several rings around the points where the two glass surfaces touch. Newton's ring are produced by. अभी Newton's ring किस मतलब किस प्रोसेस पे ये प्रोड्यूस होती है, ये सारा जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। तो इसका सही जवाब इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि जो है वो वेव्स होगी वो इंटरफेयर कर रही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है, यानी इंटरफेरेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी। ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ 30 है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की जो है अच्छे जो इमेज है आप उसकी पोजीशन को बताएं कि इमेज की जो पोजीशन कहाँ पे कैसी होगी, कितना सेंटीमीटर दूर होगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो यही है, तो हमारे पास हमने डेटा लिख ली। फोकल लेंथ हमारे पास जो थी 30 सेंटीमीटर थी, और जो है इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास 60 सेंटीमीटर था, और फाइनल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास बुक में एक फॉर्मूला दिया गया कि 1 अपॉन फोकल लेंथ यानी f इज इक्वल टू 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1। तो हमें चाहिए v2, तो इसको अलग करने के लिए जो उसके साथ माइनस 1 अपॉन v1 है उसको उधर लेके जाएंगे f की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v1। तो ये जो था ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, तो ये इधर प्लस में हो गया क्योंकि ये माइनस में था। उसके बाद हमने इसके वैल्यूज डाल दी। f का वैल्यू अच्छा, ये f का वैल्यू हमने 30 डाल दिया और v1 का वैल्यू हमने 60 डाल दिया। इन दोनों की हमने जब एलसीएम निकाली तो आंसर 60 होता है, आपको पता है, ये सिंपल बेसिक मैथ है। फिर पूरा हमने प्रोसेस किया, 2.1 आया, इसको हम करेंगे 3 अपॉन 60, तो 3 वन 3 और 320 था, 60 होता है तो 1 अपॉन 20 इसका हो गया, और इसको जब हमने ऊपर लाया तो हम ये माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, माइनस 20 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी जो ठीक था, माइनस 20 सेंटीमीटर। 35th क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 88.2 सेंटीमीटर विल बी। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, उस पेंडुलम की लेंथ है 82.2 सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल जो है जी, ये भी एक पूरा न्यूमेरिकल, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो लेंथ जो थी वो है हमारे पास 88.2 सेंटीमीटर।
इसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट में यानी मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर्स को कन्वर्ट कर लेंगे, हमने इसको जो है वो कर दिया पूरा, मतलब इसको डिवाइड कर दिया हमने 100 से, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू उसने पहले दिया हुआ है और हमें पता भी है, और टाइम हमने फाइंड करना है। सिंपल मतलब बुक में एक सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्क्वायर रूट 1L अपॉन G। ठीक है, तो इधर 2 और 2 पाई का वैल्यू हमने रख दिया, और L की जगह हमने जिसका वैल्यू था 0.882 रख दिया, और G का वैल्यू रख दिया। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.09, तो इसका आंसर आता है, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 6.284। ठीक है, फिर इसको अंडर रूट से जब निकाला तो आंसर आता है 0.3, इसका अंडर रूट 0.3 है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.885 सेकेंड्स। तो देखते हैं ये ऑप्शन क्या मौजूद है हमारे पास। तो ये मौजूद है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1.885 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर सही निकला। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 150 डिग्री सी एंड 50 डिग्री सी इज। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है जो कि दो टेम्परेचर्स पे काम कर रही है, इसकी हमने फाइंड करनी है। ये भी एक न्यूमेरिकल की है, चलो सॉल्व कर। तो टेम्परेचर हमारे पास था 150 डिग्री सी, ये हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में यानी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको प्लस 273 से ऐड करेंगे तो 423 होगा। फिर टेम्परेचर 2 है 50 डिग्री सी, तो उसको हमने प्लस 273 किया, 323 केल्विन आया। एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो T2 का वैल्यू डाला अपॉन T1 का वैल्यू डाला, उसके बाद हमने इन दोनों का एलसीएम किया और पूरा प्रोसेस कर दिया। तो हमारे पास आया, इन दोनों को माइनस करेंगे 100 अपॉन 423 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 423 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 23.6, और ये परसेंटेज है इसकी। देखते हैं कि ये ऑप्शन क्या हमारे क्वेश्चन पेपर में मौजूद है। तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी पे मौजूद है 23.6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट 4 जो है एमसीक्यू रह रहे हैं। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर हीट आ भी नहीं सकती ना ही जा सकती है किसी सिस्टम में, या फिर कोई भी नहीं। तो आपने चैप्टर नंबर 1 हीट वाला पढ़ा होगा इसमें इंटर फिजिक्स में, कि उसमें 4 कंडीशन दी गई होती है। एक आइसोकोरिक होती है, एक आइसोबैरिक होती है, दूसरी आइसोथर्मल होती है, दूसरी एडियाबैटिक होती है। ठीक है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक में कोई भी हीट ना अंदर आ सकती है ना जा सकती है। ठीक है, तो आइसोबैरिक में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आपको पता है कि प्रेशर किस चीज से मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। तो इसी वर्ड, जब आपको ये वर्ड भी याद होगा ना तो फिर भी आपको ये आंसर, इसका आंसर पता चल जाएगा कि बेरिक जो वर्ड है वो प्रेशर को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, a proton is placed midway between two parallel metallic plates which are 0.2 meter apart. The plates are connected to an 80 volts battery. Its electric intensity will be। ये भी न्यूमेरिकल के, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रोटॉन में हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है d बताया गया 0.2 मीटर्स, यही सेम है। उसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज है वो 80 वोल्ट है, ये भी लिख लिया, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू V अपॉन डी, यानी वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज है 80, डिस्टेंस है 0.2, दोनों को डिवाइड करते हैं तो 400 न्यूटन अपॉन कूलम जो है इसका ये यूनिट है। तो इसका सही आंसर 400 होगा। देखते हैं ये हमारे पेपर में मौजूद है कि नहीं। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स किसी मखसूस एरिया से जब जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स, इसको हम कहते हैं असल में फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स बोला है तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट इंटू आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर आर किस चीज के बराबर है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। किलोवाट मतलब 1000 वाट, किलो मतलब 1000,
1000 वाट और ये आर है। अभी हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हमने तो सेकंड्स में मालूम करना है क्योंकि वो तो इसका मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आता है। और 3600 को जब आप मल्टीप्लाई करके 1000 वोल्ट से ना, तो आपका आंसर आएगा 360000, मतलब 5 बार जीरो आएंगे। ठीक है, 36 और 5 बार जीरो आएंगे। तो इसका सही आंसर भी ए ही होगा क्योंकि 36 और 5 बार जीरो के बाद इसने ऊपर 10⁻⁵ जूल्स किए हैं। ये इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स 2012 का एनटीएस का पास पेपर, उसका फिजिक्स पोर्शन हमने कंप्लीट किया। और हम आगे चल के दूसरे भी पोर्शन इसके और दूसरे भी सालों के हम पेपर हल करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।